नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सेस MPPSC में। आज हम करंट अफेयर डिस्कशन देख रहे हैं, जिसमें मैंने 2 वीक के करंट अफेयर को समराइज़ किया है। जो एक तो जो 7 से लेकर 13 वाला वीक था और दूसरा 14 से लेकर 20 तक का जो वीक था, दोनों वीक इसमें मैंने कंबाइन कर दिए हैं, क्योंकि इसका रोजगार निर्माण मुझे डिलेड अपडेट हुआ था साइट पर, तो मुझे मिल नहीं पाया था। तो अब ये चूंकि दोनों आ गए हैं, तो दोनों का एक साथ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मध्य प्रदेश 15 नवंबर से पेशा अधिनियम को लागू कर रहा है। 15 नवंबर से जो कि निकल गया है, इससे 15 नवंबर से पेशा अधिनियम लागू कर दिया है। तो पेशा अधिनियम एक्चुअल में है क्या? तो ये क्या है कि पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज, इससे बना है पेशा। 1996 में इसे पारित किया गया था, ताकि जो पंचायती राज अधिनियम है, या जिसे कहें हम जो भाग 9 में त्रिस्तरीय पंचायतों की जो परिकल्पना की गई है, उसे क्या किया जाए, शेड्यूल्ड एरिया में उस समय उसे लागू न करते हुए उसे रिलैक्स किया गया था। फिर उनमें भी इस स्वायत्तता की स्थापना के लिए ग्राम पंचायतों के एक नए फॉर्मेट की शुरुआत की गई थी। किसके लिए? शेड्यूल्ड एरिया के लिए। तो उसे एक नियम के तहत प्रस्तुत किया गया था, तो वो था पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996। ठीक है, तो इसके तहत इसे शेड्यूल्ड एरिया में इन्वोक किया गया था। तो पंचायतों संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करने के लिए अधिनियमित किया गया। इसमें क्या क्या प्रावधान है? तो इस अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जो किस चीज में दिए गए? अनुच्छेद 244(1) में संदर्भित किया गया, जिसके अनुसार 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों पर लागू होंगे। जो 5वीं अनुसूची में दिए गए अनुसूचित क्षेत्र है ना, वहां पर जो भी ट्राइब्स निवास करती हैं, ये उन पर लागू होंगे। और ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र है ना, वो इन 10 राज्यों में, ये भी महत्वपूर्ण है कि 5वीं अनुसूची में कितने राज्य शामिल हैं, तो वो इस बात को याद रखना। देखो, आंध्र प्रदेश है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है, तेलंगाना। ठीक है, तो यहाँ से देखें हम, मान लो तेलंगाना है, फिर आंध्र प्रदेश आएगा, फिर छत्तीसगढ़ आएगा, साथ में उसके झारखंड ले लेते हैं अपन, यहाँ पे MP ले लेते हैं, राजस्थान ले लेंगे, गुजरात ले लेंगे, और एक हिमाचल प्रदेश अलग से। ठीक है, हाँ, महाराष्ट्र भी शामिल है इसमें। तो मतलब इतना सारा एरिया लगभग कवर होता है पूरे इंडिया का, किसके अंतर्गत? ये जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले 10 राज्यों में। ठीक है, इसके क्या उद्देश्य रहे? तो अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन स्थापित करना। वैसे ही जैसा कि हम लोग जानते हैं, ट्राइबल क्षेत्रों में क्या होता है, जहाँतर उनकी पंचायतें होती हैं, जिनकी जो पंचायतें बैठती हैं, जहाँतर डिसीजन वही करती हैं, तो उन्हीं ग्राम सभाओं को ज़्यादा शक्ति प्रदान करना और उनकी जो पावर है उसे लीगलाइज करने के लिए इसमें प्रबंध किए गए हैं, ताकि वो अपने निजी जो उनके डेली वर्क हैं उन्हें वो अपनी पंचायत में निपटा सकें, और उन्हें ज़्यादा रिलैक्स फॉर्म में पंचायती राज को वो अपना पाएं। इसके लिए ये कानूनी रूप से आदिवासी समुदायों, अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों के अधिकार को स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से, क्योंकि वो खुद भी स्वशासन को एंजॉय कर रहे थे, तो उसी स्वशासन में अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वयं को शासित करने के लिए अधिकारों को मान्यता देता है। उनके जो अधिकार थे वो अभी तक मान्य नहीं थे, लेकिन अब उन्हें वो मान्यता प्रदान करता है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकार करता है, जैसे कि वनों से वो लोग जुड़े हुए हैं, तो वनों में जो गौड़ वनोपज है, जो मूल वनोपज है, उन पर उनके जो अधिकार हैं जल, जंगल और जमीन के, तो उन पर वो उन्हें मान्यता प्रदान करता है पेशा अधिनियम। और ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मंजूरी देने, जैसे कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होना है कि रोड यहाँ से बननी है या यहाँ से बननी है, रपटा, पुल, पुलिया, जो जहाँ से बनेगा, तो उसकी पहले मंजूरी किसकी लगेगी? वहाँ पे ग्राम पंचायतों की, कि वो उनके स्वायत्त के हिसाब से ठीक है कि नहीं तो क्या है, कभी कभी विकास भी क्या है कि बगैर प्लानिंग के आ जाता है ना, तो वो क्या करता है, उनकी जो स्वायत्तता है जिसे भी एंजॉय कर रहे हैं उसमें खलल पड़ता है। इसीलिए इसमें ग्राम पंचायतों को ये
वो दिया गया है पावर कि वो चाहें तो ग्राम विकास योजनाओं को अपने हिसाब से मंजूरी दे सकते हैं और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का उन्हें अधिकार है। पेशा अधिनियम में ग्राम सभा का महत्व अधिक बढ़ जाता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पेशा ग्राम सभाओं में विकास योजनाओं को मंजूरी देने, सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जल जंगल जमीन के संसाधन हैं, लघु वनोपज है, मानव संसाधन प्रक्रियाएं और कार्मिक जो नीतियां लागू करते हैं, स्थानीय बाजारों का प्रबंधन, जैसे हाट बाजार लगते हैं तो भूमि अलगाव को रोकने, नशीले पदार्थों को नियंत्रित करने, ये सारे काम उन्हें सौंप दिए जाएंगे और इससे हम अपने मेंस के इस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। ठीक, इसरो ने हाल ही में कहा है कि वह 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि इस योजना के लिए नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल भी बनाया जा रहा है। इस रॉकेट के विकास के लिए उद्योग जगत को भी उन्होंने प्रपोजल दिए हैं ताकि ये इसमें प्राइवेट प्लेयर भी शामिल हो सकें इस परियोजना के अंतर्गत। वित्त मंत्रालय एक सुधार करने जा रहा है। जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए अलग अलग प्रकार के 7 प्रकार के फॉर्म चलते थे, उनमें से कईयों को वो समराइज करके वित्त मंत्रालय सभी करदाताओं के लिए एक समान आयकर रिटर्न फॉर्म लाने का प्रस्ताव किया है। इसमें क्या है, ये 7 प्रकार हैं, उसमें से लगभग 4 प्रकार पर्सनल्स के लिए थे और कुछ कंपनियों के लिए और निगमों के लिए, ऐसे करके 2-3 और हैं। तो उन तीनों को छोड़कर इन 4 को समराइज करके एक फॉर्म लाने का काम कर रहे हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ITR फॉर्म। इसे हम अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं, प्रत्यक्ष कर आदि से वाले टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। ये क्या है, किसी भी प्रोसेस को ईज करने का एक तरीका हुआ ताकि लोग उसे शांति से और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ अवेल कर पाएँ। अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव COP27 आयोजित हुआ है इजिप्ट मिस्र में और इसमें एंटोनियो गुटेरेस मिस्र में आयोजित जलवायु सम्मेलन COP27 में बोले कि जलवायु परिवर्तन से युद्ध के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है। इसी सम्मेलन में भारत ने क्या कहा कि जो 2009 के कोपेनहेगन सम्मेलन में डिसाइड हुआ था कि प्रतिवर्ष विकसित देश विकासशील राष्ट्रों को $100 अरब प्रतिवर्ष सहयोग प्रदान और उस संसाधन तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करेंगे, तो भारत चाहता है कि यह वितरण 2024 तक विकसित देशों को चालू कर देना चाहिए ताकि हमें किस चीज़ में लाभ हो, जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अधिक सक्षम महसूस करें। इसमें बहुत सारी ये कोप हुई हैं, वो हम अभी जब एनवायरनमेंट देखेंगे, पर्यावरण पढ़ेंगे, उसमें देख लेंगे बहुत डिटेल्ड में। वैसे इसे याद रखना, ये कोपेनहेगन जिसमें इस बात को सहमति हुई थी कि $100 अरब प्रतिवर्ष और संसाधन या जो तकनीक विकसित की गई है जिससे जलवायु परिवर्तन की क्या है को सक्षमता के साथ निपटाया जा सकेगा, तो उन तकनीकों को सभी विकासशील राष्ट्रों के साथ विकसित देश साझा करेंगे, ऐसा उसमें वादा किया गया था, जो कि आज तक विकसित देशों द्वारा नहीं निभाया जा रहा है 2009 से 2024 तक। तो इसके साथ हम अपनी सिंसियरिटी देख सकते हैं कि विकसित देश कितने सिंसियर हैं किसके प्रति, जलवायु परिवर्तन के प्रति। ठीक है, क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी को जो भी विकासशील राष्ट्र हैं उन्हें उसे खोजने में, उस पर रिसर्च और डेवलप करने में बहुत समय लगेगा और जब तक वो वहाँ तक रिसर्च करेंगे तब तक बहुत सारा वातावरण का नुकसान हो चुका होगा, वायुमंडल का, पर्यावरण का। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी ये है कि ये डिसाइड किया गया था विकसित राष्ट्र जो तकनीक विकसित कर चुके हैं जिससे जलवायु परिवर्तन को या पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कंटेन किया जा सके या रोकथाम की जा सके, वो क्या करेंगे, विकसित देशों के, विकासशील देशों के साथ शेयर कर लेंगे ताकि उन्हें उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करना पड़ेगा और वो सीधे कहाँ जाएंगे, उस तकनीक का इस्तेमाल करके अपने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस कर पाएंगे। लेकिन वो लोग उसे बेचने की वजह से, ताकि उससे मौद्रिक लाभ प्राप्त हो जाए, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की तरह तो उन्हें लिए बैठे हैं और उन्हें शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे क्या होगा, उनकी वित्तीय कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि जब भी कोई कंपनी कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है तो वो उसे अपना रजिस्टर्ड कर लेती है अपने लिए, फिर उसे जब भी वो किसी को सौंपेगी तो उसके बदले में उससे क्या लेती है, रॉयल्टी वसूलती है। तो यदि वह सबके लिए फ्री में बांट देंगे अपने IPR को, तो उन कंपनियों को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के खर्च और फंड का खर्चा कैसे मिलेगा। बस ये सारी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इसीलिए ये अभी तक नहीं हो पा रहा है, ना इसे अमल में लाया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है, ये भी इसरो से संबंधित है। इसमें क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिला है, कहाँ का, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित अंतरिक्ष परीक्षण रेंज से रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब पुनः प्रयोग होने वाले लॉन्चिंग व्हीकल का परीक्षण टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन है, परीक्षण प्रदर्शन है, वो कहाँ आयोजित किया जाना है, कहाँ पे, कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। ठीक है, इसके लिए वह मौसम के अनुकूल होने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसे लेके ये जाएगा और यहाँ से ये सुरक्षित लैंडिंग भी करेगा रिटर्न होके। तो मतलब ये रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है। ये लॉन्चिंग व्हीकल ऐसा है जो उपग्रहों को स्थापित करेगा, उसके बाद रिटर्न लौट कर आएगा और जमीन पर फिर से लैंड करेगा। ठीक है, नहीं तो अभी तक क्या होता है, रॉकेट लैंडर वो रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं, वो उसे लेके जाते हैं, वहाँ स्थापित करते हैं और खुद वहाँ निष्क्रिय हो जाते हैं, मतलब रिटर्न लौट कर नहीं आते। लेकिन ऐसा अभी तक SpaceX डेवलप कर चुका है, क्योंकि SpaceX हमने सुना होगा, कई बार न्यूज़ में रहता है कि वो अपने रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल के सहारे क्या करते हैं, अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सामग्री भेजते हैं, रसद सप्लाई करते हैं और वहाँ से रिटर्न भी लौट कर आते हैं, लोगों को छोड़ने जाते हैं। और उन्होंने साथ साथ क्या किया है, अंतरिक्ष यात्राओं के लिए टिकट भी मुहैया कराए हैं SpaceX ने। इसके बाद महत्वपूर्ण न्यूज़ ये है, मानव संसाधन विकास से हम इसे संबंधित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अखिल भारतीय कालिदास सम्मान समारोह 2022 का शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा किया गया। इसमें बुद्धादित्य पद्म भूषण श्री बुद्धादित्य मुखर्जी जी को सितार वादन, पद्म श्री गुरु दधीच कथक नृत्य से संबंधित हैं, श्री वासुदेव कामत चित्रकार और रंगकर्मी, प्रसिद्ध अभिनेता श्री राजीव वर्मा को क्या दिया गया है, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से विभूषित किया गया है 2022 के लिए। तो याद रखना है आपको, बुद्धादित्य मुखर्जी, गुरु दधीची, वासुदेव कामत और राजीव वर्मा। इसके बाद ये कुछ बनना फैक्ट हैं, जैसे इरशाद कामिल को रूस के पुस्किन प्राइज से सम्मानित किया गया है। गीतकार इरशाद कामिल को पुस्किन प्राइज, रूस के पुस्किन प्राइज से सम्मानित किया गया है। भारत के प्रथम मतदाता 105 वर्षीय श्याम शरण नेगी जी का निधन हो गया है। गांधीवादी इलावेन भट्ट का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इन्होंने 1977 में रेमन मैग्सेसे, 1986 में राइट लिवलीहुड अवार्ड और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है इलावेन भट्ट को। इसके बाद भारत के स्टीलमैन जमशेदजी ईरानी का निधन हो गया है। ईरानी 1968 में टाटा स्टील में शामिल हुए और 43 साल बाद 2011 में कंपनी से रिटायर हुए। पद्म भूषण से सम्मानित हैं ईरानी। 1992 से 2001 तक टाटा के क्या रहे थे, टाटा स्टील के MD रहे थे जमशेदजी ईरानी। बेल्जियम और नीदरलैंड को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी द्वारा विश्व कप की मेजबानी की घोषणा की गई है। इसमें 2026 के पुरुष एवं महिला विश्व कप का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड की किसमें होना है, को होस्ट करने वाले हैं। बेल्जियम और नीदरलैंड संयुक्त रूप से पुरुष और महिला विश्व कप की मेजबानी करेंगे। खेल से जुड़े समाचार हैं यहाँ पे। तो जो अंचत शरत कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया, प्रस्तावित किया गया है। कमल ने इस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण 1 रजत सहित 4 पदक इस बार के राष्ट्रमंडल खेल में जीते हैं और राष्ट्रमंडल खेलों में कुल उन्होंने 7 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं।
कमल ने एशियाई खेलों में भी 2 बार पदक जीते हैं। तो याद रखना है अंचत शरथ कमल। और अभी ऑफिशियल अनाउंस होने दीजिए, है ना, लेकिन इनका ये स्कोर जरूर याद रखना है। इन्होंने 3 स्वर्ण और 1 रजत इस वाले राष्ट्रमंडल में, और कुल 7 रजत, 7 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीते हैं अपने कैरियर में अभी तक राष्ट्रमंडल में। इसके अलावा 2 एशियाई खेलों में भी। एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप में क्या हुआ, भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता है और महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, एशियन स्क्वैश चैंपियनशिप में कोर्स की 20 एशियाई महिलाओं की उद्यमियों की लिस्ट में 3 भारतीयों को जगह मिली है। इसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की चेयरपर्सन है कौन, सोमा मंडल। सोमा मंडल। और एमक्योर फार्मा की कार्यकारी निदेशक नमिता थापर। और होनासा कंज्यूमर की कंपाउंडर हैं सीईओ गजल अलग के नाम शामिल हैं। ठीक है, इन्हें हम मानव संसाधन में या महिलाओं से संबंधित जब कोई प्रश्न आता है तो उनमें ये फैक्ट के रूप में मेंस में शामिल कर सकते हैं कि फोर्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की लिस्ट में भारत की 3 महिला उद्यमियों ने अपनी जगह बताई है और इनको रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।